दुनिया भर में सारे बोइंग 787 प्लेन्स को एक ही दिन में ग्राउंड करना पड़ गया था। बोइंग ड्रीमलाइनर के अंदर बैटरी में आग लगने के केसेस आए थे, जहां 40 से ज्यादा फेक पायलट लाइसेंस डिटेक्ट हो चुके हैं, जिसमें उसने बताया कि उसको 360 आवर्स का लॉगबुक सर्टिफिकेट मिला, जबकि उसने सिर्फ 35 मिनट ही फ्लाई किया था। 12 जून 2025 दोपहर के 1:39 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर ने टेक ऑफ किया फ्लाइट AI-171 लंदन के लिए। कुछ ही सेकंड्स बाद प्लेन रडार से वैनिश हो जाता है। बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में उस वक्त लंच टाइम चल रहा था। स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे, किसी के हाथ में फोन था और अचानक एक तेज धमाका हुआ। पूरी बिल्डिंग हिल गई। जब लोग भागकर बाहर आए तो सामने का सीन देखकर उनके पैर जम गए। एक पूरा प्लेन हॉस्टल के ऊपर क्रैश कर चुका था। 241 लोग मरे, सिर्फ एक आदमी बचा, सीट 11A का पैसेंजर विश्वास कुमार रमेश। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। फ्लाइट AI-171 रनवे से उड़ी, डेस्टिनेशन लंदन गेटवे। ड्रीमलाइनर जैसे मैसिव एयरक्राफ्ट यूजुअली टेक ऑफ के 60 से 90 सेकंड्स में 2000 से 3000 फीट तक पहुंच जाते हैं, बट ये प्लेन पहुंचा सिर्फ 625 फीट। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ड्यूअल इंजन फेलियर की वजह से भी हो सकता है, या फिर फ्लैप्स जो प्लेन को लिफ्ट देने के लिए एंगल क्रिएट करते हैं गलत कॉन्फ़िगरेशन में सेट थे। इमेजिन करो एक कार जो सेकंड गियर में चली हो लेकिन थर्ड गियर का लोड उठाना पड़ रहा हो। लैंडिंग गियर नीचे ही था। जब तक गियर फोल्ड नहीं होता ड्रैग बढ़ता रहता है, मतलब प्लेन को हवा में उठने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। फ्यूल टैंक भी फुल था क्योंकि प्लेन लंदन के लिए रेडी था। क्रैश के बाद इसका मतलब एक फायरबॉल। हॉस्टल के अंदर तक फ्लेम स्प्रेड हो गया, पर अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, इसलिए फिलहाल कोई ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन प्लेन में इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी थी और उस मोमेंट में सब कुछ रैपिडली आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। ATC को मेडे सिग्नल भेजा गया इमरजेंसी डिक्लेरेशन के लिए, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड बाद प्लेन रडार से वैनिश हो गया। मतलब क्रैश होने तक पायलट्स को क्लियर पता था हम गिरने वाले हैं। इन्वेस्टिगेटर्स ने जो CCTV फुटेज एनालाइज की उसमें उनका यही कहना है, फ्लैप्स कॉन्फ़िगरेशन डिडंट लुक राइट। एविएशन एक्सपर्ट्स इस कंडीशन को बैक साइड ऑफ पावर कर्व बोलते हैं, जहां प्लेन का थ्रॉटल फुल होता है लेकिन लिफ्ट जीरो होती है। सिंपल लैंग्वेज में प्लेन दौड़ रहा था लेकिन उड़ा नहीं। अब ये चीज़ पहली बार नहीं हुई है। मई 2010 मैंगलोर फ्लाइट रनवे से स्लिप हो गई। 158 लोग ने जान गंवाई, जिसमें रिपोर्ट के मुताबिक पायलट एरर भी एक मेजर फैक्टर था। अगस्त 2020 कोझिकोड बारिश के बीच रनवे ओवरशूट, सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट्स फाइल की गई, पर उन पे एक्शन किसी को याद नहीं। और अब 2025 अहमदाबाद टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड बाद एक फुल्ली फ्यूल्ड ड्रीमलाइनर सीधा हॉस्टल के ऊपर गिरता है। हर बार लोग शॉक में रहते हैं, कुछ दिन ट्रेंड करता है और फिर सब नॉर्मल, लेकिन इस बार कुछ अलग था। प्लेन किसी ओपन फील्ड में नहीं, एक मेडिकल हॉस्टल पे गिरा था जहां स्टूडेंट्स फ्यूचर के डॉक्टर बनने जा रहे थे। और सवाल वही है, लेकिन इस बार और भी गहरा, क्या ये सिर्फ एक पायलट की गलती थी या एक सिस्टम की, जहां 40 से ज्यादा फेक पायलट लाइसेंस डिटेक्ट हो चुके हैं और फिर भी लोग कॉकपिट में बैठे मिलते हैं? या फिर प्लेन में कोई टेक्निकल फॉल्ट था, जैसे एक टाइम पर बोइंग ड्रीमलाइनर के अंदर बैटरी में आग लगने के केसेस आए थे, इतने ज्यादा कि दुनिया भर में सारे बोइंग 787 प्लेन्स को एक ही दिन में ग्राउंड करना पड़ गया था। The Federal Aviation Administration is really grounding all US operated Dreamliners. और क्या हमारी कंट्री में फ्लाइट लेना अब भी सेफ है, या हर बोर्डिंग पास के साथ आप एक साइलेंट रिस्क भी कैरी करते हैं? जैसे ही क्रैश की खबर आई, टीवी स्क्रीन्स पर सिर्फ एक ही फुटेज रिपीट हो रही थी, बीजे मेडिकल कॉलेज इन फ्लेम्स, बॉडीज बीइंग पुल्ड आउट। PM मोदी खुद साइट पे आए। टाटा ग्रुप ने 1 करोड़ का कंपेंसेशन अनाउंस किया। UK कनाडा के लीडर्स ने कॉन्डोलेंसेस भेजे, पर जनता के दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूम रहा है, हाउ द हेल डिड अ ड्रीमलाइनर फॉल 30 सेकंड्स आफ्टर टेक ऑफ? पर ये ड्रीमलाइनर तो वर्ल्ड सेफेस्ट एयरक्राफ्ट्स में काउंट होता है ना। इसका पहला फेटल क्रैश है, तो गलती प्लेन की थी या पायलट की?
तो हाँ, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर इस एयरक्राफ्ट का ये पहला मेजर फेटल क्रैश था। एविएशन सेफ्टी नेटवर्क के हिसाब से इस मॉडल ने पहले सिर्फ माइनर इंसिडेंट्स फेस किए थे, लेकिन नो फेटल क्रैश टिल 2025। लेकिन साथ ही 2013 में पूरे ड्रीमलाइनर फ्लीट को टेम्पररी ग्राउंड किया गया था ड्यू टू बैटरी फायर रिस्क। 2019 में बोइंग के ही एम्प्लॉयज ने रिपोर्ट किया था कि बॉडी के जॉइंट्स में गैप और मैन्युफैक्चरिंग शॉर्टकट्स हो रहे हैं। 2024 में यूएस कांग्रेशनल हियरिंग में बोइंग पे ऑक्सीजन सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर डिलेस के सीरियस एलिगेशन लगे थे। You worked on both the 787 and the 777, and you identified major safety concerns with both of these lines. I have written many memos time after time. Although इन रिपोर्ट्स का इस क्रैश से लिंक अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, पर इस सब की वजह से क्रैश के अगले दिन बोइंग के शेयर्स 4 से 5% तक डाउन हुए। इस फ्लाइट में सिर्फ बिजनेसमैन या टूरिस्ट ही नहीं थे। एक 26 साल की महिला इंडिया शादी अटेंड करने आई थी। अब वो 2.5 साल की बेटी के साथ ब्रिटेन लौट रही थी। माँ बेटी दोनों ने एक सिंपल जर्नी प्लान की थी। एक माँ जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपने बच्चों को लेकर लंदन शिफ्ट हो रही थी जहाँ उनके पति हैं। सपना था एक नई जिंदगी का, एक फ्रेश स्टार्ट, एक फैमिली रियूनियन। एक लड़की जिनकी 5 महीने पहले शादी हुई थी, पहली बार अपने हस्बैंड से मिलने जा रही थी जो लंदन में रहते हैं। इन सब में से सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा, विश्वास कुमार रमेश। इन्हीं जैसे और भी कई लोग थे। उन सब के लिए ये फ्लाइट एक ट्रैवल नहीं थी, ये एक नई जिंदगी के चैप्टर की शुरुआत थी। विश्वास ने कहा, मुझे समझ नहीं आया मैं जिंदा कैसे हूँ, पर एक सवाल और है, बाकी 241 लोग क्यों नहीं बचे? क्या ट्रेनिंग सिस्टम में कोई कमी थी? क्या मेंटेनेंस और प्री फ्लाइट चेक्स के प्रोसेस में कुछ मिस हो गया? आखिर प्रॉब्लम्स कहाँ हैं? इंडिया में एविएशन बूम तो हो रहा है, लेकिन पायलट्स नहीं है। हर साल 1500 से 2000 पायलट्स की शॉर्टेज होती है, इसीलिए एयरलाइंस नए पायलट्स को क्विकली कॉकपिट में डाल देते हैं, कभी कभी प्रॉपर मेंटरशिप के बिना। और ये सिर्फ एक मिथ नहीं है, एक कोल्ड रियलिटी है। 2010 से 2024 के बीच में 40 से ज़्यादा पायलट ऐसे मिले जिन्होंने फोर्स्ड फ्लाइंग आवर्स, फेक सिमुलेटर टाइम या मैनिपुलेटेड लॉग बुक्स सबमिट किए हैं। कुछ प्राइवेट फ्लाइंग स्कूल्स लिटरली आवर्स बेचने का बिजनेस चला रहे थे। पे करो, फ्लाई मत करो, लाइसेंस ले जाओ। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट ने 2015 में एक पायलट का इंटरव्यू दिया जिसमें उसने बताया कि उसको 360 आवर्स का लॉग बुक सर्टिफिकेट मिला, जबकि उसने सिर्फ 35 मिनट ही फ्लाई किया था। कागज सब सही दिखते हैं, पर हो सकता है उस कॉकपिट में जो आदमी बैठा हो वो प्रॉपरली ट्रेंड ही नहीं है। DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का काम है ओवरसाइट, लेकिन 2014 में यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को कैटेगरी 2 पे डाउनग्रेड किया था। रीजन, वीक सेफ्टी ऑडिट्स, अनट्रेन्ड इंस्पेक्टर्स, इनकम्प्लीट सर्वेलेंस। FAA के अकॉर्डिंग DGCA इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतर पा रहा है। इवन इन 2023 रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग DGCA के पास एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स को ऑडिट करने के लिए फुल स्टाफ नहीं था। ये इशू 2023 तक भी अनएड्रेस्ड रहा, जब तक प्रॉपर रिक्रूटमेंट या मॉडर्नाइजेशन नहीं हुई। अब रिपोर्ट्स बन तो जाती हैं, लेकिन उन पे एक्शन, इन्वेस्टिगेशन होती है, ब्लेम फिक्स होता है और सिस्टम वहीं का वहीं रह जाता है। एविएशन क्रैश के बाद ब्लेम गेम तुरंत शुरू हो जाता है, पायलट पे, एयरक्राफ्ट पे, एयरलाइन पे। लेकिन इस केस में इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑनगोइंग है। फिर भी एक चीज बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी छुपा नहीं था, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड था। DGCA की पुरानी ऑडिट रिपोर्ट्स, बोइंग के इंटरनल फ्लॉज, सेफ्टी वार्निंग्स सब लिखे हुए थे, लेकिन उन्हें किसी ने टाइम पे सीरियसली नहीं लिया। तो तकलीफ ये नहीं है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ, तकलीफ ये है कि सब एक्सपेक्टेड होने के बाद भी कुछ नहीं बदला जा सका। बट स्टिल सिस्टम ने कुछ सीखा ज़रूर है। फेक लाइसेंस स्कैम्स के बाद DGCA ने 2025 में डिजिटल लाइसेंस सिस्टम लॉन्च किया, जिसमें फ्लाइंग आवर्स, ट्रेनिंग रिकॉर्ड सब एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ट्रैक होते हैं। 2023 के बाद इंडिया ने अपना फर्स्ट फुल स्केल फ्लाइट डेटा डिकोडिंग लैब डेवलप किया, जहां ब्लैक बॉक्स का डेटा फास्ट ट्रैक एनालिसिस के लिए डिकोड होता है बिना फॉरेन हेल्प के। टाटा ग्रुप के टेक ओवर के बाद एयर इंडिया ने नए एयरक्राफ्ट परचेस किए, क्रू रीट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च किए और मेंटेनेंस प्रोसेस स्ट्रीमलाइन किया। बट स्टिल फ्लाइंग स्कूल्स में लॉगबुक मैनिपुलेशन और सिम्युलेटर आवर्स का फजिंग अभी भी एक सीरियस कंसर्न है।
रेडार ब्लाइंड जोन्स, आउटडेटेड वेदर सिस्टम और स्टाफ शॉर्टेज जैसी इश्यूज अभी भी एक्टिव हैं। डीजीसीए के पास गाइडलाइंस हैं, लेकिन इन्फोर्समेंट के लिए मैन पावर और ऑटोनॉमी दोनों लिमिटेड है। हाँ, प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ ऐसा है जहाँ दिक्कत है, और उस दिक्कत को ओपनली एक्सेप्ट करना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जब बात फ्लाइंग सेफ्टी की होती है तो ऑलमोस्ट इनफ कभी इनफ नहीं होता। पर इस सब के बावजूद अपनी सेफ्टी के लिए आप क्या कर सकते हो? हर फ्लाइट में मिलने वाली सेफ्टी कार्ड एक फॉर्मेलिटी नहीं है। हर एयरक्राफ्ट का कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, और कभी कभी बेसिक सा नॉलेज भी लाइफ सेवर बन जाता है। डीजीसीए का एयर सेवा ऐप या वेबसाइट पर आप कोई भी इरेगुलरिटी रिपोर्ट कर सकते हो, जैसे फॉल्टी सीट बेल्ट, डैमेज ट्रे, मिसबिहेविंग स्टाफ, इमरजेंसी ड्रिल वायोलेशंस एटसेट्रा। सिर्फ ट्वीट करना नहीं, ऑफिशियली रिकॉर्ड करवाना सिस्टम के लिए काम करता है। अगर आपको फ्लाइट में लगता है कोई चीज़ अनसेफ है, बिना अग्रेसिव हुए क्रू से पूछो, रेज अ कंसर्न। और अगर सच कहें तो हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। लाइफ फ्रेजाइल है, अनप्रेडिक्टेबल है, और कभी कभी सिर्फ 30 सेकंड्स में सब कुछ बदल जाता है। हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना तो ज़रूर करना चाहिए। क्या आपने कभी किसी फ्लाइट में कोई सेफ्टी लूप होल एक्सपीरियंस किया है? कमेंट में मुझे बताओ। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या पहलगाम अटैक का 26/11 से कोई डीपर कनेक्शन हो सकता है, तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो। और हमारे यहाँ किसी भी केस को सॉल्व करने में इतना वक्त क्यों लग जाता है, ये जानने के लिए राइट वाली वीडियो देखो। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो अपने ट्रैवल ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।